एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ परफेक्शन आईएएस। हेलो आप सबका स्वागत है परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में। इस 50 डेज मेंस प्रोग्राम का आज सेकंड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले हमने पहले क्वेश्चन में प्रीएम्बल रिलेटेड एक आंसर को अच्छे से डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और प्रीएम्बल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम जो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द पर्पस ऑफ द चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये एक पहला पार्ट क्या है, पर्पस ऑफ द चेंज एंड द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड इन द फंडामेंटल राइट्स। तो दूसरा पार्ट क्या है, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज, किसमें, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब हमको बहुत ही अच्छे से सावधानी से इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को एग्जामिन करना है कि जो पहला पार्ट है कि पर्पस ऑफ द चेंज, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स में आज़ादी के बाद से लेके अभी तक जो भी चेंजेस आए हैं उनका पर्पस क्या है और कब ये चेंजेस को लाया गया है, तो ये हमें पहली बार बताना है। दूसरा, जो भी फंडामेंटल राइट्स है उनमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड हैं। हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड है जो स्टेट या हम पे लगाती है। मतलब एवरीथिंग इज क्वालिफाइड, इट इज़ नॉट सैक्रोसैंक्ट, राइट। तो वो जो चीज़ है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, तो उस चीज़ को हमको एग्जामिन करना है। तो ये बात हमारा क्लियर हो गया कि जो क्वेश्चन है उसका दो पार्ट होगा। मतलब कि हम एक इंट्रो लिखेंगे, उसका बॉडी लिखेंगे और हम उसके कंक्लूजन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो बॉडी होगा उसका दो पार्ट होगा। ठीक है, दो पार्ट में क्या होगा, पहला होगा पर्पस ऑफ द चेंज। ठीक है, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोविजन, अलग अलग समय, उनका क्या पर्पस है। दूसरा, जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं वो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड हैं और किस आर्टिकल में ये रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं, ये हमें बताना होगा। ठीक है, इंट्रो में हम क्या कर सकते हैं, इंट्रो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता सकते हैं, वो कहाँ पे है उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन में हम एक ये कह सकते हैं कि चेंजेस जो है वो एक कांस्टेंट है, चेंजेस आना ज़रूरी है। और क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, मतलब कि जो चीज़ जी रहा है और अपने समय के साथ अपने आप को ढाल रहा है, उसी तरीका से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो चेंजिंग डायनामिक्स, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, चेंजिंग ह्यूमन एस्पिरेशन की वजह से, चेंजेस आने की वजह से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में भी नेसेसरी चेंजेस आया है, तो उस चीज़ को हम लोग को वहाँ पे डिफेंड करना है। और फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड या फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन क्यों है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एक बैलेंस स्टैब्लिश करना चाहता है, किसके बीच में, एक इंडिविजुअल के और एक सोसाइटी के राइट्स के बीच का एक बैलेंस को इस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हें गाना बजाने का अधिकार है, तुम इतना जोर से गाना ना बजाओ कि तुम्हारे सोसाइटी को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो कुछ डेसिबल के अंदर बजाओ, रात में ज़्यादा समय के बाद ना बजाओ, तो ये सोसाइटी का एक राइट है और एक इंडिविजुअल का राइट है। इस चीज़ को बैलेंस करने का फंडामेंटल राइट कोशिश करता है। चलिए आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कहाँ पे है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 to 35 के अंदर हम देखते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जिस तरीका से यूएस में मैग्ना कार्टा था, उसी तरीका से ये इंडिया का मैग्ना कार्टा है, एंड इट इज मोर elaborate than any of the constitution present in the world, even US. So first thing ये हो गया कि हमने बता दिया कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बारे में हम थोड़ा सा और इंट्रो में डाल सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है। तो फंडामेंटल राइट का एम है टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर सोशल और इकोनॉमिक पूछता तो वो क्या होता, वो हो जाता डीपीएसपी। सो द एम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। थर्ड हम लोग देख सकते हैं
कि इट एम्स टू स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ, इट एम्स टू स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मेन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। तो इस चीज को पहले हम समझते हैं गवर्नमेंट ऑफ लॉज और मेन क्या है। लेकिन सबसे पहले हमने बता दिया कि हम क्या बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स हमारा कहाँ पे है, इसे क्या कहा जाता है। इसका एक एम को हम लोग बता सकते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम है, दैट इज टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब हम इस चीज को समझते हैं, व्हाट डज दैट मीन। ये जो स्टेटमेंट है कि अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, मतलब गवर्नमेंट जो होता है किसी इंसान का नहीं होना चाहिए, वो लॉ का होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, मान लो प्राइम मिनिस्टर हम पे रूल करता है कोई, तो उनके पर्सनालिटी के हिसाब से हम पे लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पीएम बहुत लिबरल होते तो हम पे लिबरल पॉलिसी लगता, थोड़ा हार्ड होते तो हार्ड होता, अगर वो डिक्टेटरशिप फॉलो करने तो डिक्टेटरशिप होता। ये चीज नहीं होता। हम पे जो गवर्नमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो लॉ होना चाहिए, एंड लॉ विल बी कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द पार्लियामेंट डजंट चेंज इट। ठीक है, एंड पार्लियामेंट कैन ओनली चेंज द लॉ डिपेंडिंग ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज टू रिमेन एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, तो व्हाट आवर फंडामेंटल राइट सेज, इट आस्क द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड नॉट ऑफ मेन। तो एक चीज तो हम लोग इससे समझेंगे कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का कोशिश करता है। दूसरा, जो ऑथोरिटेरियन रूल है, ठीक है, कोई एक इंसान क्या कहते हैं डिक्टेटर ना बन जाए, कोई लेनिन ना बन जाए। ठीक है, इस चीज को वो रोकता है। ठीक है, कोई हिटलर ना बन जाए, इस चीज को वो रोकता है। पहले हिटलर तो इलेक्ट हुआ था, बाद में वो अपने आप में इतना ज्यादा पावर अलॉट कर लिया कि वो डिक्टेटरशिप बन गया। इस चीज को कौन रोकता है, इस चीज को वो फंडामेंटल लॉस रहता है। और स्टेट जो है, स्टेट का यहाँ पे एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। अगर हम आर्टिकल 13 में देखेंगे, 12 में देखेंगे, तो स्टेट के ब्रॉडर डेफिनेशन के अंदर हमारे जो इन्वेजन है, क्या चीज का इन्वेजन होता है, हमारे प्रॉपर्टी का, हमारे लिबर्टी का, हमारे इक्वालिटी का, हमारे फ्रीडम का, उस चीज का इन्वेशन कौन ना करे, स्टेट ना करे। ठीक है, तो हमने इस तीन पहलुओं से एक इंट्रोडक्शन लिखने का कोशिश किया। ठीक है, इस तीनों में से जो सबसे आसान है, ये याद रह सकता है, हम इसको लिख सकते हैं। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया ना कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, प्रियम्बल है, डीपीएसपीज में, वहां पे कुछ कुछ लाइंस जो है हमें याद रखनी चाहिए। वो याद हम रखने से हमारा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें तुरंत याद होगा कि हाँ चलो फंडामेंटल राइट से कोई इंट्रो है, हम इसको चिपका देंगे। तो क्या कर सकते हैं, इट एम्स टू स्टैब्लिश, फंडामेंटल राइट्स एम्स टू स्टैब्लिश a government of laws and not of men. It aims to promote political democracy and the fundamental right is enshrined under Article 12 to 35, that is Bill of Rights, and is also known as the Magna Carta of India. And that will be a very beautiful introduction according to me. अब बॉडी में हम क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट तो डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते हैं, या उससे पहले हम थोड़ा सा फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को अगर हम एक्सप्लेन कर दे तो वो हमारे बॉडी को थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। सबसे पहला कि जो फंडामेंटल राइट्स है, सम आर अवेलेबल टू सिटीजन्स। ठीक है, सम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। ठीक है, अगर ये पूछेगा कौन सा, तो 15, 16, 19, 29 एंड 30, मतलब फंडामेंटल राइट्स हर कोई को अलाउड नहीं है। जो सिटीजन्स के लिए ये 5 फंडामेंटल राइट्स एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, जो सिर्फ सिटीजन्स एंजॉय कर सकते हैं, नॉट एवरीवन। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, जो फंडामेंटल राइट है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्या है, क्वालिफाइड है। दैट मीन्स दैट रीजनेबल restriction can be imposed on the fundamental rights, and who will decide that the restriction is reasonable? It will be decided by the Supreme Court, right, या हाई कोर्ट्स। मतलब कोर्ट डिसाइड करेगी जो रेस्ट्रिक्शन डाला गया है वो सही है कि नहीं है। एंड जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, बट वो क्वालिफाइड है। ठीक है, थर्ड हम लोग फंडामेंटल राइट का फीचर क्या हो जाएगा, दैट इट इज जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दैट मीन्स कि
कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं करती है तो हम रिट पिटीशन डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर या हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 226 के अंदर, एंड गवर्नमेंट विल इशू टू द government, the Supreme Court या the courts will issue to the executive, means the central government or the state government, that you follow the what the person is wanting, right? मतलब कि अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं होता है या एब्रिज होता है तो सरकार को बोला जा सकता है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि आप उस चीज को फॉलो करो। तो हमने क्या देखा कि एक वर्ड देखा, दैट इज इट इज जस्टिसिएबल, ठीक है। और इसका डिफेंड कौन करता है, तो डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। अगेन हम लोगों ने देखा कि जो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, और उसमें क्या है कि एक वर्ड को यूज किया गया था, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जाता है तो उसको उतना ही तक चेंज किया जा सकता है कि जो उसका बेसिक फीचर है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कभी कभी सस्पेंड कर दिया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एंड देयर इज एन एक्सेप्शन। मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, आर्टिकल 20 एंड 21, एंड जो आर्टिकल 19 है ये उसी नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड कर दिया जा सकता है जहां पे वॉर है। मतलब बाहर से अगर पाकिस्तान हम पे अटैक किया तभी आर्टिकल 19 के अंदर हमारा आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसी तरीका से एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है या कुछ लोगों के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि आर्म फोर्सेस, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, ठीक है। तो इस चीज पे है, और इसका क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 33। तो ये 4 5 6 जो हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम बॉडी में डाल सकते हैं। अब बॉडी का जो पहला पार्ट होगा, ठीक है, जो पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पे हम लोग बताएंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चेंज। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस आए हैं उनका पर्पस क्या। तो फर्स्ट पर्पस विच वी कैन से इज टू डाइवर्सिफाई द डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसका मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो है अप्रॉक्स 1950 से अभी तक में जो 73 ईयर्स या 72 ईयर्स से चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को फंडामेंटल राइट्स के अंदर लाने के लिए उसका पर्पस था कि उसको चेंज किया गया। अगर इस चेंजेस को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2 केसेस देखते हैं, ठीक है। तो एक गोपालन केस आया था, गोपालन केस 1950 में, ठीक है। तो वहां पे इसी आर्टिकल 21 के बारे में किया गया था। तो वहां पे आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था, ठीक है। किसका नैरो इंटरप्रिटेशन था, वो था पर्सनल लिबर्टी का, ठीक है। तो पर्सनल लिबर्टी में वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को तो माना गया, मतलब कि इंडिविजुअल जो हम हैं हमारा लिबर्टी तो है बट हमारा जो लिबर्टी है वो बस हमारे तक ही है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्शन है वो आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन है। किससे प्रोटेक्शन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन है, ना कि लेजिस्लेशन से। मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई लॉ के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स में पर्सनल लिबर्टी पे अटैक कर सकती है। और इस प्रोसीड्यूर में हम देखें कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो प्रोसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया अंडर गोपालन केस 1950 में, ठीक है। लेकिन विथ टाइम देयर इज अ केस दैट हैपेंस विथ मेनका गांधी 1978। तो इस केस का स्टोरी क्या है कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था उसको जब्त कर लिया गया था। तो उन्होंने आर्टिकल 21 को प्रोवोक करके एक रिट पिटीशन डाला
कि जो मेरा प्रॉपर्टी मतलब राइट टू मूवमेंट जो है या राइट टू गो अब्रॉड इज माय फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी। ठीक है, इट इज माय फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, और इस चीज को अब्रीच नहीं किया जा सकता है। ये केस काफी इंपॉर्टेंट था, लगभग 3 से 4 महीना तो केस की सुनवाई चली थी, जहां पे दोनों पक्षों को बोला गया था। उसके बाद जाके इसका एक इंटरप्रिटेशन आता है, और इस इंटरप्रिटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है कि जो फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी था उसका एक वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया गया। ठीक है, जो गोपालन केस में एक नैरो इंटरप्रिटेशन था उसको चेंज करके एक वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया गया, और यहाँ पे जो है एक अमेरिकन प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया, ना कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो चेंज रीजनेबल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और जस्ट होने चाहिए, ना कि जब आपका मर्जी करे। ठीक है, एक इंसान और एक जानवर में अंतर है ना, तो इंसान और जानवर में अंतर है, इसका मतलब है कि सिर्फ हम जी रहे हैं यही जरूरी नहीं है, और हमें और भी बहुत चीजें चाहिए जो हमारा लिबर्टी का अधिकार है। ठीक है, तो एक ह्यूमन डिग्निटी से हम जिए, ये भी फंडामेंटल राइट है, और ये राइट को कौन फॉलो करेगा? ये राइट को पार्लियामेंट को फॉलो करना होगा, या सरकार को बताना होगा, या सरकार को करना होगा। इसी चीज से रिलेटेड काफी सारा प्रोविजंस आता है, तो लगभग 34 प्रोविजंस आता है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, जो इनका डिमांड था। ठीक है, तो हमने पहला पर्पस ऑफ चेंज देखा कि विद चेंजिंग डिमांड ऑफ द सोसाइटी फंडामेंटल राइट्स हैड टू चेंज, एंड इन दिस रिलेशन मेनका गांधी केस 1978 सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट एंड interpreted the liberty, right to liberty in a wider interpretation and used due process of law. ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस तक का ही सीमित नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी भी होना चाहिए, और उसमें से राइट टू एनवायरमेंट, प्राइवेसी, हेल्थ, वाटर, काफी सारे प्रोविजंस को उसके अंदर यूज किया। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ चेंज बन जाता है। नेक्स्ट बनता है टू कैटर टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के डिमांड के वजह से इस चीज को चेंज किया गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि केस आता है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर थोड़ा सा याद हो तो ये केसेस था आधार कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो पुट्टास्वामी एक रिटायर्ड जज थे, उन्होंने केस किया था आधार कार्ड से रिलेटेड कि ये मेरे राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगा। क्या इन्फ्रिंज करेगा? आधार कार्ड में जो हम डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पर्पस ऑफ चेंज क्या देख रहे हैं कि जो न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, एक न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी था आधार कार्ड, जहां पे हमें सिर्फ सरकार से ही नहीं बट एक्सटर्नल एंटिटी से भी दिक्कत है, जहां पे कोई भी हमारा आधार कार्ड के थ्रू डेटा को चोरी कर सकता था, ऐसा सोचा जा रहा था। ठीक है, तो उसी को चीज को लेके फंडामेंट राइट टू प्राइवेसी पे काफी कुछ, कभी पहले इसके पहले भी राइट टू प्राइवेसी को इन्वोक किया गया था, बट राइट टू प्राइवेसी इज टोटली अ फंडामेंटल राइट, ये चीज अभी तक अच्छे से क्लियर डिसाइड नहीं हुआ था, और ये पुट्टास्वामी केस में जाके डिसाइड हुआ, और कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किस केस में आया? पुट्टास्वामी केस में। इसमें उन्होंने एक ट्रिपल टेस्ट के बारे में बताया कि उस केस में ट्रिपल टेस्ट पार करना होगा कि जो एम है वो लेजिटिमेट होना चाहिए आपका। ठीक है, लीगल होना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं करना है, और प्रोपोर्शनैलिटी का लॉ ला दे। ठीक है, तो इस 3 बेसिस पे आधार कार्ड बाद में जाके स्टैब्लिश हुआ। और राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ठीक है, एकदम प्राइवेट होना चाहिए तुम्हारा जो राइट्स है, मतलब प्राइवेसी का, ये चीज एब्सोल्यूट नहीं है, ये उस समय कहा गया। तो पर्पस ऑफ द चेंज हमने क्या देखा कि सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के डिमांड के हिसाब से हमारे जो प्राइवेसी का था वो प्रॉब्लम सिर्फ स्टेट से नहीं था, हमें एक्सटर्नल एंटिटी से भी प्रॉब्लम हो सकती थी, एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ द चेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द थर्ड पर्पस ऑफ द चेंज इज फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो ये सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में हम क्या समझते हैं
कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में पास हुआ था, जहां पे डीपीएसपी के 45th आर्टिकल को यूज 45th आर्टिकल को फंडामेंटल राइट बनाने का कोशिश किया गया, जहां पे स्टेट ने क्या किया कि स्टेट ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लाया। और उसे क्या बनाया, उसे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A का दर्जा दिया 6 से 14 साल बच्चों के लिए। तो फॉर सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर या टू इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी which has to be made a fundamental rights when and time is necessary। तो डीपीएसपी क्या है कि जो चीज हमें उस समय करनी चाहिए थी, उस समय हम नहीं कर पाए, हमारे पास प्रोविजन नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था, तो उसमें से जो चीज डिमांड होगा सोसाइटी का, ठीक है, तो कहा गया था कि सोसाइटी का बाद में डिमांड होगा तो सोसाइटी बोल सकती है कि देखो डीपीएसपी में ये प्रोविजंस है और उस प्रोविजन को तुम फंडामेंटल राइट बनाओ। तो बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक का मिले, इसके लिए हमने ओके इसको यहाँ पे इग्नोर करना, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट, ये पर्पस ऑफ चेंज था, ठीक है, पर्पस ऑफ चेंज के लिए हमने उसे इन्वोक किया। नेक्स्ट हम देखते हैं टू काउंटर द मेजॉरिटन, टू काउंटर द मेजॉरिटेरियन एंड ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी। सो इसके बाद हम देखते हैं कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उस समय डीपीएसपी को ज़्यादा बड़ा बना दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को बार बार चेंज कर सकती थी डीपीएसपी के कोई भी प्रोविजन को इन्वोक करने के लिए। उसी चीज़ को चेंज करने के लिए फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, और मिनर्वा मिल्स का केस जो था उसमें ये चीज क्लियर कर दिया गया कि डीपीएसपी इज सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स, बट दे आर द बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर नीड टू बी अ बैलेंस, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने देखा कि मेजॉरिटेरियन एंड ऑथोरिटेरियन रूल। इसके बाद भी हम देखते हैं कि कुछ और भी प्रोविजंस हैं, जैसे 93rd CAA 2005 में आया रिलेटेड टू 27% रिजर्वेशन इन ओबीसी। मंडल कमीशन रिपोर्ट में भी 27% रिजर्वेशन का बात आया, और ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन देखे, जहां पे आर्टिकल 15 और 16 को चेंज किया गया, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के डेटा के हिसाब से नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट था उस प्रोविजंस को करने के लिए। तो फिफ्थ हम कह सकते हैं कि समाज में बेहतरी के लिए कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया गया है, ताकि समाज में इक्वालिटी प्रमोट हो सके या इक्विटी प्रमोट हो सके। तो ये 5 प्रोविजंस थे जहां पे हमने डिस्कस किया कि व्हाट ऑल आर द पर्पस ऑफ द चेंज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हर आर्टिकल के साथ मेंशन है, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है कि हर आर्टिकल को मेंशन करना है कि किस आर्टिकल में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है और कौन कौन से मेंशन है। यहाँ पे हम एक वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं कि कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स टेक वन हैंड। तो फंडामेंटल राइट्स गिव्स फ्रॉम वन हैंड एंड टेक्स फ्रॉम द अदर। मतलब एक हाथ से फंडामेंटल राइट दिया जाता है और दूसरा हाथ से फंडामेंटल राइट ले लिया जाता है, या हम इसे लिमिटेशन ऑफ एफआर कहा जाता है। मतलब फंडामेंटल राइट चैप्टर का नाम मत रख के लिमिटेशन ऑफ एफआर रखो, या एफआर एंड लिमिटेशन थ्योरी लिखो, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है एक फंडामेंटल राइट का कि एक हाथ से आप फंडामेंटल राइट दे रहे हो और दूसरा हाथ से फंडामेंटल राइट ले रहे हो। अगर हम इस चीज को डिस्कस करें अंडर द टर्म्स ऑफ आर्टिकल 19, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है हमसे, लेकिन इस स्पीच को हम सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, ठीक है, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यूनियन, मूवमेंट, रेसिडेंस,
उसके अंदर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस पहले से दिए हुए हैं और इन रेस्ट्रिक्शन के वजह से कहा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट एक हाथ से फंडामेंटल राइट देती है, दूसरा से ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं राइट टू असेंबली के अंदर जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, वहां पे भी हमने देखा कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का अगर प्रॉब्लम होगा तो असेंबली अलाउ नहीं होगा, पब्लिक ऑर्डर के लिए नहीं होगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नहीं होगा। जैसे तुम्हें मार्च निकालना है और उस मैच से ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो सकता है तो उस मार्च को अलाउ नहीं किया जा सकता है, उस यात्रा को अलाउ नहीं चाहता। इसी हमने देखा कि सेक्शन 144 के अंदर भी पब्लिक ऑर्डर को या पब्लिक गैदरिंग को रोका जा सकता है। अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यहां पे भी सेम प्रोविजंस के अंदर हम रेस्ट्रिक्शन देखते हैं लगा हुआ। चौथा देखते हैं मूवमेंट के लिए। मूवमेंट में पहला प्रोविजन देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपका मूवमेंट को रोका जा सकता है, ठीक है, या एसटीज के लैंड में आपको रोका जा सकता है। जैसे हम देखते हैं ना इनर लैंड परमिट है अरुणाचल प्रदेश में, उसी टाइप का एसटीज के लैंड में आप इधर उधर ज्यादा घूम रहे हो तो वहां पे आपके राइट टू मूवमेंट को रोका जा सकता है। प्रोस्टिट्यूट के राइट टू मूवमेंट को पब्लिक हेल्थ के रेस्ट्रिक्शन को क्या किया, उसके बहाना देके रोका जा सकता है। उसके बाद रेसिडेंस, कहीं भी रहने का अधिकार, वो भी आपको एसटी के लैंड में, क्योंकि वहां का कल्चर, वहां का लैंग्वेज, वहां का कस्टम डिस्ट्रॉय ना हो, उस वजह से भी आपके रेसिडेंस को रोका जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राइट टू प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन का हमें अधिकार है, लेकिन स्टेट चाहे तो कोई भी एक प्रोफेशन में टेक्निकल क्वालिफिकेशन डाल सकती है। आप देखते ही होंगे बहुत सारे एग्जाम में टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है। स्टेट चाहे तो वो खुद भी उसी चीज में ट्रेड कर सकती है, मतलब वो खुद भी वो सामान बना के बेच सकती है, वो उस चीज में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, या किसी एक कंपनी को पूरी तरह से या बिल्कुल नहीं अलाउ कर सकती है जैसे पहले करती थी। या अभी भी देखोगे एटॉमिक एनर्जी में सरकार का बोलबाला था, रेलवे में पहले बोलबाला था, अब तो अलाउ किया। तो इस तरीका से बहुत जगह पे देखोगे कि सरकार का अपना एक मोनोपोली है और सरकार उसे रखती है और धीरे धीरे अलाउ करती है। या ऑयल में देखोगे तो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, पब्लिक प्लेयर्स भी हैं। तो ये सब क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना हुआ फंडामेंटल राइट्स के अंदर। अगर हम देखें फ्रीडम टू कॉन्साइज प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 के अंदर है, वहां पे भी जो आप प्रोफेस कर सकते हो उसमें पब्लिक मोरालिटी, हेल्थ, ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, ये हैम्पर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स 26 के अंदर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर जो है, उसमें आपके साथ कोई टैक्सेस नहीं लिया जा सकता है। आर्टिकल 26 में जो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है, उसमें भी आपका पब्लिक मोरालिटी, हेल्थ और ऑर्डर पे रोका जा सकता है। आर्टिकल 27 में है कि टैक्स नहीं लिया जा सकता है, जैसे कि पहले था ना कि टैक्स लिया था, लेकिन एक फी चार्ज किया जा सकता है, जहां पे जो फी है वो आपके सुविधा के लिए चार्ज किया गया है, ठीक है, जाने आने का रास्ता बनाने के लिए, आर्मी का सुरक्षा देने के लिए आपसे एक फी चार्ज किया जा सकता है, टैक्स नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश होते हैं आर्टिकल 30 के अंदर, उनको भी है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट लॉस को सॉल्व के अंदर काम करना होगा, लेबर लॉस को फॉलो करना होगा, इंडस्ट्रियल लॉस को फॉलो करना होगा, टैक्स लॉ को फॉलो करना होगा, इकोनॉमिक लेजिस्लेशन जो हैं या रेगुलेशन जो है उनको फॉलो करना होगा। इसी तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल 31A, 31B, 31C में भी काफी सारे प्रोविजंस हैं जो एक्सेप्शंस हैं या रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द पावर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, राइट। तो इस तरीका से हमने काफी सारे प्रोविजंस को देखा। अब हम इस ऐसे को कंक्लूड करेंगे, इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। तो हम लोग कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड
our constitution is a living document, so as our fundamental rights can also be changed in time to time, keeping the basic structure of the constitution intact. तो हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखते हुए उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यूज टू प्रमोट इक्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज वी सी एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और यूनिटी के लिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यूनिटी के लिए, और सोशल के लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी में एक बैलेंस के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स में रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं, तो इस तरीका से हम बॉडी के दोनों स्टेटमेंट को बैलेंस करके कंक्लूजन को लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।